जो प्रस्तावित क्रम है कि सब लोग पढ़ के आए लगभग कम से कम एक बार। हमने शुरू में हम थोड़ा इसको लाइट रखेंगे, पर थोड़े दिन बाद प्रयास करेंगे कुछ सेशंस बाद कि अगर एक या दो बार कम से कम हफ्ते में हम कंटेंट को पढ़ के आए। जब सेकंड टाइम हम पढ़ के आते हैं और थर्ड टाइम फोर्थ टाइम अगर हो पाता है, जो 6 महीने का अध्ययन शिविर है छोटी में जो चल रहा है, उसमें तो 4 बार पढ़ने के बाद बाबा जी ने क्लासरूम का सजेस्ट किया था। सबके लिए संभव होगा या नहीं होगा, पर एक या दो बार पढ़ने से एक लय बैठ जाता है। पहले जो वर्ड्स का स्ट्रगल रहता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, इसके पार जाके हम आते हैं। जो हमारा रोल है, मैं हूँ, संजीव भैया है, श्रवण भैया है और भी दिल्ली के वरिष्ठ साथी हैं जो जुड़ेंगे। हम तो अपना रोल बस एक फैसिलिटेटर की तरफ देखते हैं। जितना हमको जो बात समझ में आई उसको हम शेयरिंग के रूप में रखेंगे, और इस बात को ओपन रहे कि जो भी अपनी शेयरिंग कर रहा है वो अपनी समझ अभी रख रहा है। हमारा ये है कि बाबा जी के कंटेंट से हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, और कुछ कम ज्यादा रहेगा तो उसको धीरे धीरे हम मिलके उसको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। जी, तो ये कुछ बिंदु मुझे रखनी थी। इसकी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स भी हम बाद में शेयर कर लेंगे। तो संजीव भैया, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? भैया YouTube की रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास में है अवेलेबल। और जैसे सुनील खेरवा जी ने कहा था कि इंट्रोडक्शन भी हो जाए, तो अभी बारी बारी से मेरा ऐसा सुझाव है कि जो जो पठन वॉलंटरली करेंगे वन बाय वन, तो जो भी पहली बार पठन कर रहे होंगे वो पठन अपना पैराग्राफ शुरू होने से पहले अपना सिर्फ एक दो लाइन में अपना ब्रीफ परिचय देते हुए चलते रहेंगे, तो हमारा सबका एक दूसरे से साथ के साथ परिचय भी होता जाएगा। ठीक भैया, ऐसे भी कर सकते हैं जी। तो इस किताब को हम अभी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, अगर कोई और अगर कुछ अभी रखना चाह रहे हैं तो। और जीवन तक परिचय कुछ लोगों के पास पीडीएफ होगा और कुछ लोगों के पास इसकी एक सॉफ्ट कॉपी होगी। और हमने सोचा था कि 20-22 पेज के आसपास हम देखेंगे, अगर हम आज या कल में कितना कवर कर पाते हैं। ग्रुप का एक मोमेंटम बन जाए, ऑब्जेक्टिव मेन अभी ये है, उसको मोमेंटम बन जाए, वर्ड से फेमिलराइज हो जाए हम लोग, और धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ते रहें। तो शुरू करते हैं। हम फिर से भूमिका से शुरू कर सकते हैं, उस दिन हमने किया ही था। और जनरली तो जब हम पढ़ते हैं तो फिर किताब के यहीं से शुरू कर देते हैं। तो जो भी पढ़ना शुरू करें वो फर्स्ट किताब के कवरिंग को भी पढ़ लें, और इसके बाद जो अंदर का कवर पेज है उसको भी पढ़ते हुए जाएंगे। तो अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है किताब पढ़ने का, एक बार उसको देख लेते हैं। किताब का ऑब्जेक्टिव अभी मुझे लगता है ये है कि बाबा जी क्या कह रहे हैं उसको हम स्पष्ट करें। व्हाट इज ही सेइंग कि अस्तित्व कैसा है, एग्जिस्टेंस कैसा है, मानव का लक्ष्य कैसा है, वो वहां तक कैसे पहुंचेगा, ज्ञान किसको कह रहे हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये सब जो मुद्दे हैं, पढ़ाई क्यों, कुछ भी जो भी हमारे सवाल हैं, अल्टीमेटली वो जाके नॉलेज या ज्ञान में आके वो होते हैं कि अस्तित्व जैसा है, मानव क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। ये सब बातें हैं जो कोर में है, जिसके चलते हुए फिर पूरी समाज की रचना होती है। हम अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं, शादी को, करियर को, इन सबको डिजाइन करते हैं। तो हम बाबा जी के दर्शन, उन्होंने जैसे अस्तित्व को देखा है उसको देख रहे हैं। उसके लिए हम अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जहां जहां उन्होंने कुछ शब्द इंट्रोड्यूस किए उसको हम समझेंगे, और हम पहले ये ट्राई करेंगे कि बाबा जी कह क्या रहे हैं उसको हम समझें। और ये एक टूल है कि इसको पढ़ने के बाद फिर आप फिर से इसको जाके पढ़िए अपने साथ। तो परिचय का पठन तो कम से कम जितनी बार भी हो जाए ठीक है। हम कोशिश करेंगे एक दो बार क्लास के पहले हो जाए, फिर सेशन में एक बार हो जाए, और सेशन के बाद अगर आप फिर से कर पाए तो और चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। मुझे ये भी लगता है कि अगर हम सब अपने पास कुछ नोट्स के लिए कुछ रख लें ताकि हम मार्क भी करते रहें क्या चीज हमको कुछ या कुछ उसमें आ रहा है डाउट, तो 1 या 1.5 पेज पढ़ने के बाद एक ही बार में हम कुछ क्वेश्चंस को फिर कर सकते हैं। संजीव करें शुरू फिर? हाँ जी, कर सकते हैं। तो प्रस्तावित ये रहेगा कि सभी साथी बारी बारी से, जिनको सहज लगे, नेचुरल लगे, पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, अगर मोबाइल पे और पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो अलग चीज है, लेकिन अगर पुस्तक है या लैपटॉप पे और पढ़ सकते हैं तो सभी बारी बारी से पढ़ें। तो कोई वॉलंटियर इमीडिएटली ऑफर करें तो शुरू करें, नहीं तो मैं शुरू करूंगा। जी भैया, एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो इंटरेस्टेड है वो डिजिटली हाथ रेस कर दें तो वन ऑफ द होस्ट कैन आइडेंटिफाई, 2-3 लोगों को लाइन अप कर देते हैं, 3-4 लोगों को, और या फिर बारी बारी उसके बाद करते हुए जाएंगे, वैसे कर लेंगे जी। ठीक, और एक चीज बस और, हम लोग के पास 4 बजे तक का टाइम है, तो हम 3:45 तक पढ़ेंगे। 3:45 के बाद हम लोग लास्ट 15 मिनट या लास्ट 10 मिनट कोई 3 या 4 लोग 2-2, 3-3 मिनट में ये रखेंगे कि आज के लिए उनके लिए उपलब्धि क्या रही, व्हाट इज इट दैट दे अंडरस्टूड टुडे, आज उनके लिए क्या टेक अवे रहा, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, ठीक है।
कुलजीत जी ने हैंड रेज किया तो वो रेज किया है, हाँ जी। आई थिंक कुलजीत जी आप शुरू कर दीजिए। Ji, let's start from the first page, then the cover page, then we'll come to Bhumika. Guljeet ji, can you start? गुरजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी भैया आ रही है। हाँ अब आई है। हाँ जी। मानव भ्रमित स्वरूप में जीव चेतनावश जीते हुए सकल अपराध एवं दुष्कर्म किया तथा स्वयं से लेकर अनेक दुखी होना तथा धरती तापग्रस्त एवं पर्यावरण असंतुलित होना घटित हुआ। इसके समाधान के लिए मानव जाति को जागृत होना ही एकमात्र विकल्प है। भैया पैराग्राफ ही पढ़ना है ना अभी? जी अभी पूरा पेज पढ़ लेते हैं ये वाला। ठीक है। मानव जागृति पूर्वक ही समाधान, समृद्धि, अभय एवं सह अस्तित्व पूर्वक जीना होता है, जिससे सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की निरंतरता होती है। मानव में जागृति का स्वरूप है जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण एवं अस्तित्व दर्शन ज्ञान से संपन्न होना। मध्यस्थ दर्शन अध्ययन पूर्वक मानव जागृत होना निश्चित है। अध्ययन क्रम से साक्षात्कार बोध होते हुए अनुभव में पूर्ण होता है। अनुभव ही मानव का लक्ष्य परम है। अनुभव पूर्वक ही सर्वोमुखी, समाधान संपन्न तथा मानवीयता पूर्ण आचरण में प्रमाणित होते हैं। इस तरह जीते हुए मानव उपकारी होते हैं तथा एक से अनेक के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और मानवीय परंपरा के धारक वाहक होते हैं, जो प्रत्येक मानव के लिए वर्णनीय है। हाँ जी भैया। तो शायद आपने टाइटल पढ़ा होगा, हमको सुनाई नहीं दिया उस वक्त। तो बुक का टाइटल है जीवन विद्या एक परिचय, ए नागराज प्रणेता, जो टॉप कवर है, और मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, और नीचे है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जो फ्रंट कवर है। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का जो हम इंग्लिश में भी आप सुनेंगे, हम यूज करते हैं मध्यस्थ दर्शन एंड को एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी। तो वाद है किसी चीज का इज्म, उसका व्यू क्या है विचार के लेवल पे, और दर्शनवाद शास्त्र के इसमें आगे आएंगे। तो जो मूल दर्शन है, दर्शन मतलब अस्तित्व कैसा दिखता है, जैसा दिखा उसको व्यक्त करने को दर्शन कहा। फिर उसको जब हम विश्लेषण कराने जाते हैं, फैलाने जाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, थॉट्स में रखते हैं, तब उसको वाद कहते हैं। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है। और अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन कहा, उसको देखेंगे कि अस्तित्व मूलक एग्जिस्टेंस बेस्ड है, अस्तित्व इसके मूल में है और मानव इसके केंद्र में है। ये चिंतन ये है मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। तो ये उसका अर्थ हुआ इसमें कि इसके जो बेस में है वो एग्जिस्टेंस है, और जो थिंकिंग है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। उसको एग्जिस्टेंस बेस्ड ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग थॉट, इसको ऐसा देख सकते हैं जी। तो आगे वाला हमने ये वाला पेज पढ़ा, तो अभी इसमें दोनों चीज कर सकते हैं। कोई एक लोग अगर या कुछ अगर उसमें शेयर करना है तो इसमें ये 3 पैराग्राफ्स में बाबा जी ने बात की कि पहला है कि दुखी होना क्यों हुआ, उसके बाद लगा कि मानव चाहता क्या है, वो तो समाधान समृद्धि चाहता है, और फिर वो कैसे होगा। और उन्होंने इसमें एक अहम बात रखी कि अध्ययन पूर्वक मानव जागृत होता है। हमने बहुत सारी और विधियां भी सुनी है यहाँ पे, ज्ञान और ज्ञान होना, अनुभव होना, ज्ञान होने को अनुभव होने के रूप में माना, और वो कैसे होगा उसको यहाँ पे अध्ययन पूर्वक लिखा है। और अध्ययन क्रम से वो साक्षात्कार बोध होते हुए अनुभव तक जाएगा, और उसके बाद ही वो प्रमाणित होगा। प्रमाणित होगा मतलब जो उसकी जो कामना है कि वो स्वयं में व्यवस्था चाहता है और परस्परता में भी व्यवस्था चाहता है, व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है, वो तब वो प्रमाणित कर पाएगा जी। तो कोई या तो कोई 1-2 लोग उसमें कुछ अगर किसी को कुछ रखना है इसमें रख सकते हैं ब्रीफली, कुछ पॉइंट्स जो उनको स्पष्ट हुआ, या कोई अगर कुछ पॉइंट्स इसमें क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं।
इवेंचुअली हम क्या करेंगे कि हम ये नहीं करेंगे कि हम उसको एक्सप्लेन करते हो जाएं, हम ये करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेरीज, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्यूरोसिटी जिज्ञासा, उसके आधार पे भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पेज पे किसी को कुछ अगर रखना है, कुछ स्पष्टता या फिर कुछ क्वेरी है तो रख सकते हैं। Let's go to next. ठीक है, तो इसमें एक जीव चेतनावश जो वर्ड आया है, आई होप दैट इज क्लियर फॉर एवरीवन, जो मानव ब्रह्म स्वरूप में जीव चेतनावश जीते हुए कर रहा है। तो जीव चेतना इसकी हमारी चेतना का स्तर क्या है? तो मानव चेतना है कि जीव चेतना है? तो जीव चेतना मतलब कि जब हम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, मतलब व्हेन वी आर सराउंडेड बाय ओनली, कि हमारा फूड, हमारा स्लीप, सेक्स और भय मैथुन और फियर, इन्हीं के जब सराउंडिंग में हम जब रहते हैं काफी हद तक, या जब हम सिर्फ प्रिय हित लाभ में ही रहते हैं, तो इसमें सराउंड जब करते हैं तब हमारी सिर्फ चेतना, हमारी जीव चेतना का स्तर होता है। तो ये भी बाबा जी कह रहे हैं कि इसमें दुखी होना नेचुरल है, स्वाभाविक अस्तित्व सहज है। और अगर इससे अगर निकलना है, पर हम चाहते समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व है, वो कैसे होगा? वो होगा अध्ययन पूर्वक। ये क्रम बाबा जी ने पहले पेज में इसको रखा है। ठीक है, उस दिन हमने भूमिका पढ़ ली थी, पर फिर भी एक बार भूमिका आज पढ़ लेते हैं, एंड देन वी कैन गो अहेड। जी, यहाँ पे भी शेयर हो चुका है, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और अपने बुक पर भी। संजीव भाई, प्लीज कीप एडिंग देयर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। जी, मेरा नाम रजत राठौर है और मैं अब भूमिका आपके सामने रखना चाहूँगा। इस समय मैं पीडीएफ में देख रहा हूँ तो शायद शब्द डिफरेंट लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। जहाँ पर मैं देख रहा हूँ उसको वहाँ पर शुरू करता हूँ मैं। मनुष्य इस धरती पर कब आया है यह निश्चित नहीं है। मनुष्य है कि नहीं है इस बात पर कोई शंका नहीं होती, क्योंकि मनुष्य होने का हम लोग जीवित प्रमाण हैं। पर मनुष्य क्या है इस बात का हमें आज तक पता नहीं है। स्वयं को खोजते हुए, जानने का प्रयास करते हुए मनुष्य को सदियां बीत गईं। अपने ही आंतरिक स्वरूप को देखने समझने के लिए आदमी तरस गया है। अपने परिचय को जानने के लिए आदमी त्रसित है और हजारों वर्षों से प्रयासरत भी है। आज दुनिया में अनुसंधानों के ढेर लगे हैं, किंतु आदमी के बारे में अभी तक पता नहीं है। ए नागराज हमारे जैसे ही एक व्यक्ति हैं। वे अमरकंटक के एकांतवादियों में, जो भारत का सुप्रसिद्ध तीर्थ नर्मदा नदी के उद्गम स्थल मेंकल पर्वत की हरी भरी गोद में आदमी के स्वरूप को खोजने चले आए। मैसूर प्रांत के अपने हरे भरे गांव अग्रहर को छोड़कर श्री नागराज, जिन्हें अब बाबा जी कहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आए थे। घोर जंगल, घोर शीत, वर्षा, जंगली जानवर, भोजन की व्यवस्था नहीं और तमाम असुविधाओं के में जीकर वे अनुसंधान करते रहे। भारत के सुप्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती द्वारा दीक्षित श्री नागराज जी परंपरा अनुसार विधियों से तप करते रहे। अपने अनुसंधान के क्रम में उनको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, किंतु अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने के कारण उन्होंने संयम किया। संयम करने पर बाबा जी को पूरा अस्तित्व समझ में आ गया। अस्तित्व में आदमी भी समझ में आ गया। अस्तित्व में व्यापक सत्ता, जिसे हम ईश्वर, सत्य, ब्रह्मा आदि नामों से पुकारते हैं, उसका अनुभव हो गया। अस्तित्व में संपूर्ण व्यवस्था समझ में आ गई। उन्होंने देखा कि संपूर्ण प्रकृति सत्ता में, परमात्मा में डूबी है, भीगी है, घिरी है। सन 1971 से अपने अनुभवों को उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को बताना शुरू किया। इसी क्रम में उनके पास एक और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन
परमाणु आयोग के अध्ययन डॉक्टर भामा जैसे लोग भी आए, तो दूसरी ओर साधारण अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण भी आए। उन्होंने सत्य को कहना शुरू किया। जीवन की सच्चाइयां जो उनके श्रीमुख से निस्तृत हुई, उनको कुछ लोगों ने समझकर जीवन विद्या के नाम से शिविरों में अध्ययन कराना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने बाबा जी से आग्रह किया कि वे अस्तित्व को, जीवन को जैसा समझे हैं, अपने श्रीमुख से बोलें, ताकि एक प्रमाणिक दस्तावेज मानव जाति के लिए उपलब्ध रहे। तब बाबा जी ने मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में चारामाह के पास अंबारी आश्रम में जीवन विद्या को 3 दिनों तक प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है तथा सब तक यह बात पहुंच सके, इस क्रम में बाबा जी के उद्बोधन को ज्यों का त्यों पुरस्कार पुस्तकाकार के छाप दिया जाए, ऐसा सभी मित्रों ने सोचा। इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर बाबा जी का जीवन विद्या पर उद्बोधन पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत है। आज इस पुस्तक को मानव जाति को सौंपते हुए हम सभी लोग अतीव प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह पुस्तक मनुष्य को स्वयं के बारे में, अस्तित्व के बारे में भ्रम को दूर करने में उपयोगी हो, इसी आशा विश्वास के साथ राजन शर्मा, नंदिनी नगर, दुर्ग। जी बढ़िया। हमने पिछली बार भी भूमिका पढ़ी थी। इसमें राजन शर्मा जी, इनको राजन महाराज भी कहते हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ में बाबा जी से उनका संपर्क हुआ और कई लोगों को उन्होंने बाबा जी से जोड़ा। कुछ समय उन्होंने जीवन विद्या के अध्ययन में भी लगाया। जी, तो ये ब्रीफ समरी है बाबा जी की यात्रा की भी और इस किताब के छपने की भी। जी, कुछ अगर किसी का कुछ बात हो इस पर तो कर सकते हैं। और ये भी एक है कि हिंदी लैंग्वेज, जिन लोग जो हिंदी से परिचित है उनको भी कभी कभी हिंदी मुश्किल लगती है, कुछ लोगों को अंग्रेजी में कंफर्टेबल लगती है। तो आप बोलने में हम लोग प्राइमरली हिंदी रखेंगे, बट प्लीज फील फ्री, कभी भी आपको लगे कि कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही है तो अगर रह गया हो तो आप उसको ब्रिंग अप कर दीजिए, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए या कह दीजिए, तो इट विल बी बेटर। तो फिर हम उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जी, भूमिका में किसी को कुछ शेयर करना, कुछ क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है राजीव अग्रवाल जी का कि ये संयम जो किया बाबा जी ने, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं? जी भैया, तो भैया आगे चलते हैं भैया, जब पढ़ना शुरू होगा तब संयम की बात कर लेंगे भैया। अभी आगे संयम की क्रिया आएगी इसमें। और राजीव भाई, आपका ग्रुप आपका क्वेरी उसमें भी आया है, थोड़ा संयम यहाँ पे है, पर संयम की बहुत डिटेल प्रक्रिया बाबा जी ने इसमें तो भी यहाँ पे नहीं की है। उसको अगर हमको उसकी डिटेलिंग करनी होगी तो फिर परंपरा में हमको संयम को खोल के रखना होगा। पर बाबा जी ने ज्ञान के लेवल पर संयम में क्या हुआ उनको, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है। जी, उसको हम देख लेंगे। हम लोग भी संयम रख के आगे बढ़ते हैं तो शायद संयम का अर्थ समझ में आ जाएगा। जी ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। राधिका जी पढ़े अगले पेज से प्लीज, उनका हैंड रेज हुआ है। जी, एक मिनट। तो ये अनुक्रमणिका का जो इंडेक्स है वो भी देख लेंगे। 4 अध्याय हैं इसमें। जीवन विद्या एक परिचय, जीवन विद्या, फिर जीवन का स्वरूप और प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर भी काफी अच्छे इंटरैक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें उसमें भी क्लियर हो जाती हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हर पैरा में कुछ क्लियर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। पूरा एक ओवरव्यू पूरी किताब का मिल जाए, वो एक ज्यादा अच्छी चीज है। तो कुछ चीज अभी क्लियर होगी, कुछ चीज पूरी किताब पढ़ने के बाद भी स्पष्ट हो जाएगी। जी, पढ़ते हैं। I have a hello. जी Ankit ji, I mean, I need a meaning for one sentence. So it's like जीवन की सच्चाइयाँ जो उनके श्रीमुख से निश्रुत हुई. What exactly that means? जीवन की सच्चाई मतलब जो लाइफ के जो ट्रूथ्स हैं, श्रीमुख मतलब रेफरिंग टू हिम ओनली, कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। जो उन्होंने जो बोला, जीवन की सच्चाई जो उनके मुंह से निकली, बस दैट रेफर्स टू दैट ओनली, व्हाट केम आउट ऑफ हिज स्पीच। Okay. जीवन विद्या एक परिचय। मानव बंधु, मैं अपने में से ही स्वेच्छापूर्वक विगत वैदिक वाङ्मयों को सुना हूँ। इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा।
समझने के बाद मेरी एक कामना हुई, कैसा होना चाहिए इस धरती पर मानव। उसके लिए मैं अपने में ही एक उद्गार पाया, वो है भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। भूमि स्वर्गताम वातु यातु, मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदयम। ये कैसे उद्गमित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह शरीर यात्रा एक परिश्रमी, सेवाकारी, वैदिक, धर्मपरायण, आर्य श्रेयवादी परिवार में प्रारंभ हुई। ये तो आप सबको विदित है कि हर मानव संतान किसी न किसी माँ की कोख से पैदा होता है, किसी न किसी धर्म को मानने वाला हो। राधिका जी म्यूट हो गई हैं शायद। म्यूट, हाँ जी। राधिका जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, मेरा आवाज आया था कि नहीं आया था? हाँ, हेलो, बस ये मैं, हाँ जी हाँ जी। धर्म की लाइन तक आ गया था, किसने किसी धर्म को मानने वाला होता है। अच्छा सॉरी, पता नहीं कैसे ऑटो म्यूट हो कोई गया। नहीं। धर्म को मानने वाला होता ही है, किसी ना किसी राज्य संविधान को स्वीकारा ही रहता है, परंपरा में प्राप्त शिक्षा में अर्पित होता ही है, और शिक्षाविदों के अनुसार चलकर देखता है। यह आज तक की परंपरा की बात रही। उसी विधि से मैं भी जहां से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया, इसी सबसे गुजरने लगा। इसके साथ रूढ़िगत परंपरा की बातें, इसके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, ये करो, ये ना करो, ये सब बातें जब से शुरुआत की है, इन रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं। ये बचपन की ही बात है। पहले ये बचपन की बात है, बच्चा है, ऐसा बुजुर्ग लोग भी सोचते रहे। कुछ दिनों बाद वे लोग भी बदलने लगे। दृष्टियां, मुद्रा, भंगिमा, थ्योरी सब बदलने लगे। मुझे लगा हमारे बुजुर्ग मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। प्रश्न का पहला कारण हमारा ये बना, किंतु प्रसन्न भी कैसे किया जाए भाई? जैसा ये कहे वैसा ही करे तो भी हम कसौटी लगाने लगे। सब दिन सब समय ये प्रसन्न नहीं रहते हैं, ऐसा मुझको दिखा है। मुख्य बात यहाँ से है, जब मुझको ये लगने लगा कि हमारे बुजुर्ग हमको ऐसा करो वैसा नहीं करो कहते हैं, वैसा खुद करते हैं या नहीं करते हैं, किंतु सब दिन सब समय प्रसन्न नहीं है, जबकि उनसे ज्यादा आर्य श्रेय वाङ्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता। ऐसे सब सिद्धियां होने के बाद हम हमारे में ही ये निर्णय कर लिया, किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं। यह एक प्रकार से प्रतिज्ञा होने लगी, और दूसरा कारण जुड़ गया कि हमारे बुजुर्ग हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर जितनी बार वे विफल होते गए, उतनी ही हमारी अहंता बढ़ती गई। ये हमारा अहंता बढ़ने की बात और रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात, ये सब एक साथ ही चल गया। इस क्रम से चलकर हम क्या करते? अब बड़े बुजुर्ग ये दावा करने लगे कि ये वेद को समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है। ये अपने आप में स्वयंभू के रूप में हर रूढ़ियों को, हर बात को नकारता है। ये कहाँ तक ठीक है? इस मुद्दे पर चिंता करने लगे। ये हमारे लिए दूसरे प्रश्न का कारण बना। मैं अब क्या करता? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा, तो मैं आर्ष ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा, जिन्हें वे सर्वोपरि मानते थे। आगे पढ़ना है? We can stop here. हाँ, जी, तो ओवरऑल में इसमें बाबा जी ने शुरुआत भी की इस बात से कि एक कामना जो उनको ज्ञान के बाद आई, जो आप कई जगह देखेंगे। वील कम टू ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन जो आप पूछ रहे पैराग्राफ वाइज। सविता जी ने लिखा अहंता क्या है, तो भूमि स्वर्गताम यातु, मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदयम। कि भूमि स्वर्ग हो जाए, जो धरती है वो स्वर्ग हो जाए, मनुष्य देवता हो जाए, धर्म सफल हो जाए और नित्य शुभ हो,
तो भूमि स्वर्ग हो, तो स्वर्ग किसको कह रहे हैं? तो अभी तुम स्वर्ग उसको मानते हैं जहां पे जो भी मेरे मन की कामना है वो सारी पूरी हो जाए, मैं जो मांगू वो हो जाए। तो स्वर्ग का कहा कि सब लोग सुखपूर्वक रह पाए, एवरीवन इज एबल टू बी हैप्पी, हार्मनी हो और आपस में एक कोएग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व का भी संबंध हो, इसको हमने कहा भूमि स्वर्ग हो। मनुष्य देवता हो, तो देवता किसको कह रहे हैं? तो जो आचरण रूप में, कंडक्ट के रूप में जो मानवीय आचरण है, ह्यूमन कंडक्ट है, जो स्वयं में व्यवस्थित हार्मोनियस है और परस्परता में भी है, जो ज्ञान में भी पूरा है, जो न्याय, धर्म और सत्य तीनों को, जो जस्टिस है, धर्म है और सत्य, इन सब में वो पारंगत है, उसको प्रमाणित कर पा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि वो देवता है। जो और जो तो इसमें कई सारे शब्द हैं, उसके अर्थ अभी हम ट्रेडिशनल मीनिंग से भी पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वी सी दैट द मीनिंग इज डिफरेंट यहाँ पे। तो जीवन विद्या में सबसे बड़ा जो पार्ट होगा, इसलिए आगे जाके आप देखेंगे कि एक बुक परिभाषा की भी है। सो जीवन विद्या का द फर्स्ट थिंग इन दर्शन वी स्टार्ट सीइंग इज कि ये शब्द जो है, इनके अर्थ यहाँ पे हमने उनको फिर से परिभाषित किए हैं। तो भूमि धरती हो, वो स्वर्ग हो जाए, यहाँ पे सहअस्तित्व हो, कोएग्जिस्टेंस हो, हर इकाई हार्मनी में हो, मनुष्य देवता हो जाए, उसका आचरण जो है वो मानवीय हो जाए, मानव समाज जो करना चाहता है कि एक दूसरे की मदद कर पाए, उसमें स्थिरता हो, शिक्षा ठीक हो, उत्पादन अच्छे से चल रहा है, धरती का भी ख्याल हो और सारे पूरी मानव जाति ही सुखपूर्वक रह पा रही हो, और धर्म सफल हो जाए। यहाँ धर्म किसको कहा कि मानव सुखधर्मी है। धर्म मतलब जो जिससे अलग नहीं किया जा सकता, व्हाट इज इननेट टू समवन इज द धर्म। धर्म का इंग्लिश वर्ड इज नॉट रिलीजन। यहाँ पर रिलीजन एक उसका एक पार्ट है। यहाँ पे हम धर्म को देखेंगे कि जो जिससे अलग नहीं कर जा सकता, तो उसका इंग्लिश वर्ड अभी हम धर्म के लेवल पे देखें। और मानव का धर्म, जैसे हमने पहले बातचीत की, वो है सुखी होना। तो वो धर्म सुखी हो जाए। अभी हम देखेंगे तो सुखी, अभी धर्म सफल अभी नहीं है। धर्म सफल होना मतलब मानव का सुखी होना हो जाए, और सारी अवस्थाओं में भी उनका एक धर्म है, उस हिसाब से वो जी रहे हैं, प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, मटेरियल, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर। और शुभ जो है, सर्व शुभ, हर एक का शुभ, वो एक कंटिन्यूटी में हो, वो पार्ट्स पार्ट्स में ना हो। कभी इसका शुभ हुआ, कभी उसका शुभ, कभी इस देश का अच्छा हुआ, कभी उस देश का, कभी इस जाति का अच्छा हुआ, कभी उस जाति का, सबका हमेशा कंटिन्यूस शुभ हो। ये हुआ नित्य या तो शुभोदय। तो ये कामना है। और फिर बाबूजी ने अपने लाइफ के बारे में बताया कि ही वाज ब्रॉट अप इन अ परिश्रमी, जो हार्ड वर्किंग है, सेवाकारी, जो सेवा करता है, वैदिक धर्म परायण, मतलब जो वैदिक धर्म को समर्पित है, और आर्य श्रेयवादी, जो सत्य को भी मानता है और उसकी तरफ समर्पित है, ऐसे परिवार में थे। और फिर उन्होंने कहा कि कैसे उनको कुछ तृप्तियां हुई, कुछ तृप्तियां नहीं हुई। रूढ़ी जो रिचुअल्स थे, वो थोड़ा उससे वो परेशान थे, उनको स्पष्ट नहीं होता था कि वो क्या है, क्यों है। और जब वो थोड़ा उसके बारे में सवाल करना शुरू किए, तो लोग उनसे नाराज हुए, और ये उनको बना कि हमारे बुजुर्ग हमसे प्रसन्न क्यों नहीं है। और फिर उन्होंने आगे, जैसे हमने पढ़ा, कि उन्होंने पढ़ा कि मुझे लगा कि शायद मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ बड़े क्या कह रहे हैं। तो एंड में उन्होंने शेयर किया कि मैंने फिर कहा कि मैं भी वेदांत में अध्ययन करता हूँ। सो ही केम फ्रॉम वेदांतिक फैमिली से आए, पर उनको लगा कि जो कामना है कि इतना नॉलेजेबल परिवार सुखी हो, वो नहीं दिखा, समाज स्थिर हो, वो नहीं दिखा। तो उनके कुछ क्वेश्चंस आए, ये उनके बचपन की खोज थी। कुछ अगर कोई लोग कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं या कुछ इसमें कुछ क्वेरीज हैं, तो उसकी बात कर सकते हैं। जी भैया, एक क्वेरी है। जो ये लाइन है, दृष्टियां, मुद्रा, भंगिमा, त्योरी सब बदलने लगे, इसका क्या अर्थ है? ये दृष्टियां पर्सपेक्टिव होगी। मुद्रा भंगिमा जो हमारे जेस्चर्स हैं, हमारा फेस का होल्ड कैसा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, यही मुद्रा भंगिमा थ्योरी ये आते हैं इसमें। जी थैंक यू। जानवी जी की भी, हाँ, कुछ उनके भी कुछ आए हैं। बुजुर्ग किसे कहते हैं? तो बुजुर्ग इज एल्डर्स बेसिकली, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी घर में जो बड़े रहते हैं। अहंता शब्द भी पूछा भैया, अहंता किसको कहेंगे? अहंकार को कह सकते हैं भैया। जिद, जिद को भी। जी, एक वांगमय शब्द 2-3 बार आया, तो उसको भी एक बार। जी, संजीव भाई, हो गया आपका लिस्ट? आई थिंक एक हाँ, कसौटी ऑल्सो, कसौटी जी, तो एक जी आप गो थ्रू करें संजीव भाई वो लिस्ट को। हाँ, कसौटी इज यार्ड स्टिक, ऐसे ही कहेंगे ना भैया, यार्ड हाँ भैया, यार्ड स्टिक या कंडीशन भी दिखा सकते हैं कसौटी।
लाइक एक कंडीशन, किसी ने कंडीशन रखी कि ये होगा तो करेंगे। नकारता मतलब नेगेट, नकारता रहा मतलब नेगेट करता रहा। रूढ़िगत मतलब एज ओल्ड ट्रेडिशंस जो चल रहे हैं। तो बाबा जी बेसिकली जो ओवरऑल मैसेज ये है कि काफी सारी चीजें बड़े लोग जो थे वो हमें कहते रहे करने के लिए, बट यू नो आई डिड नॉट सी रेलिवेंस इन दैट कि ऐसा क्यों किया जाए या क्यों ना किया जाए। वी हैव टू सी बाबा जी वाज बोर्न इन 1920, तो ये जब अपने बचपन की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबली इज टॉकिंग अबाउट द टाइम फ्रेम ऑफ 1930 और समथिंग लाइक दैट। तो मे बी इन इंडिया एट दैट टाइम टचेबिलिटी, यू नो अनटचेबिलिटी, ये वाली चीजें भी काफी ज्यादा थी। तो पता नहीं किस किस तरह के प्रिवेलिंग ट्रेडिशंस थे उस टाइम पे जो कि बाबा जी को अटपटे लगते थे। ही डिड नॉट प्रोबेबली नेचुरली एक्सेप्ट questioning elders about the relevance of those traditions। ये mainly यहाँ पर बात है, मतलब every word is not so important as long as we see the sense of it overall context पे। अंकिता ही आगे चलेंगे। सॉरी, एक क्वेश्चन और था कि ये सब दिन सब समय ये प्रसन्न नहीं रहते थे, तो मतलब वो बाबा जी से प्रसन्न नहीं रहते थे या उनको दिखता था कि लोग अपने आप में प्रसन्न नहीं हैं? तेज बंद की बात करें ना आप ये? हाँ जी। हाँ, मतलब उनकी बात कर रहे हैं कि वो प्रसन्न अपने आप पे भी नहीं रहते थे। जी जी। अहंता का मीनिंग फिर बता देंगे? जैसे भैया ने कहा वी कैन लुक एट अहंता एज जिद, मुझे लगता है वो अहंकार से भी जुड़ता है। जी तो आई थिंक इसमें दो जो टेकअवेज हमारे की हैं, जो बाबा जी ने दो पॉइंट्स रेज किए कि पहला प्रश्न हमारी जो प्रश्न बना उसका पहला कारण ये था कि लोग प्रसन्न नहीं है और लोगों को प्रसन्न कैसे किया जाए, वो अपने आप में भी प्रसन्न नहीं है। और दूसरा कि हमारे बुजुर्ग हमको समझा नहीं पाते थे, तो उनको लगा था कि ये क्या है और वो हमको क्यों नहीं समझा पा रहे। और फिर आगे बिल्डअप होता है कि वो उनको क्या कहते हैं कि तुम समझ नहीं पा रहे और तुम जबरदस्ती सवाल कर रहे हो। जी, उससे आगे बढ़ती है बात। कोई और चीज? और एक है कि कोई एक दो पर्टिकुलर लाइन या एक दो शब्द अगर क्लियर नहीं हो रहे, आई थिंक वी शुड नॉट वरी टू मच अबाउट इट। वी शुड लुक एट गेटिंग द ओवरऑल जस्ट। आपकी भाषा के इसके हिसाब से आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, हिंदी के कंफर्टेबल, उसमें किसी का लैंग्वेज स्ट्रांग होगा, किसी का वीक होगा, किसी का कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होगा, वीक होगा। तो ये फर्स्ट रीडिंग में ओवरऑल ना हमको एक सेंस आना शुरू हो जाए व्हाट इज बाबा जी सेइंग एक्चुअली, वो कह क्या रहे। जहां हम बहुत प्रिसाइज होने की कोशिश करेंगे वो होगा जब कंटेंट आना शुरू करेगा। अभी तो थोड़ा सा समीक्षा, एक क्रिटिक वाला पार्ट या उनकी अर्ली लाइफ का पार्ट चल रहा है। संध्या जी का हाथ हैंड रेज है। संध्या जी आप पहला भूमि ऐसे शुरू करके ये पैराग्राफ पढ़ेंगे प्लीज? जी भैया। पहला भूमि है वेदांत, अर्थात माने गए वैदिक विचार का कर्म। वैदिक विचार के अनुसार कर्म उस चीज को मानते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है, बाकी सबको और कुछ कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र या अन्य देवी देवता बनना हो, उसके लिए जो उपक्रम है उसे वेद उपासना कहते हैं। तीसरे शीर्ष भाग में यह कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है पूछा तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म क्या चीज है पूछा तो तुम समझोगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हम कैसे पार पाएंगे। बुजुर्गों ने जो कहा है करो ना करो, इस विधि से पार पाएंगे। क्या करें क्या होगा, यह तुमको समाधि में मिलेगा। समाधि से सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। इस आधार पर मैंने अपने मन को सुदृढ़ किया कि कुछ भी हो एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है, और कोई बात बनती ही नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करने का भी कोई मतलब नहीं है, करो का भी कोई मतलब नहीं है। एक बार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना ही चाहिए। वेदांत को भली प्रकार सुनने के बाद पहले तो ये प्रश्न बना, बंधन और मोक्ष क्या है। मायावश हम बंधन में रहते हैं,
ऐसा वे कहते हैं। मोक्ष माने आत्मा का ब्रह्म में विलय होने को कहते हैं। आत्मा कहाँ से आया? तो बोलते हैं जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से यानी स्वर्ग नरक से मुक्त होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है, तो यह ब्रह्म जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में क्यों बैठ गया? पहले जब जीव हुआ था उस समय में उनमें कोई आत्मा नहीं था, फिर ब्रह्म को उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? ऐसा हमारा वितंडावाद जैसा हुआ। क्योंकि हम बुजुर्गों की ध्वनि से ध्वनि नहीं मिलाया, इसलिए हमें वितंडावादी नाम दिया। हमने कहा आप लोग जो समझते हैं वह ठीक है, किंतु इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा गया कि इसका उत्तर भी तुम्हें समाधि में ही मिलेगा। अब क्या करें? समाधि के लिए तत्पर होने के लिए हम शनह शनह तैयार हुए। हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा। इस तरह सन 1944 से शुरुआत हुई और सन 1946 तक हम समाधि के लिए तत्पर हो गए। उसी समय और एक स्थिति बनी। देश में स्वराज्य आएगा, इसकी संभावना बलवती हुई। सन 1947 की बात है। जैसा कि हम लोग आशा करते थे, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील थे, बुजुर्ग थे, विचारशील थे। उनकी बातों को सुनते रहे और उनमें भी व्यतिरेक आई सफलता के दिन तक। उसमें भी हम पीड़ित हुए। उसके बाद एक और आशा लगी, अब हमारा एक संविधान बनेगा, उसमें शायद सही मानव के मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी। मैं अपने तरफ से स्वयं सुफुर्ती विधि से सोचता रहा कि संविधान से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। आगे पढ़ो भैया। यस प्लीज। जी नेक्स्ट पैराग्राफ खत्म कर सकते हैं, उसके बाद रुक जाएंगे। जी भैया। संविधान की जब रचना हुई तब इस संबंध में अखबारों में जो लेखा जोखा आता रहा उसको मैं ध्यान से सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। सन 1950 तक की सारी बातें सुनकर हमारे मन में आया कि इस संविधान के तले सही मानव का मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका आधार यह बना कि सही मानव का कोई चरित्र ही इसमें व्याख्यायित नहीं है जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सकें। अब क्या किया जाए? पहले से संकट था ही, वेदांत और समाधि। समाधि में ही सब उत्तर मिलना है। इस प्रश्न को भी उसी से जोड़ लिया। समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा, जिसमें किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या विद्वानों के साथ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है तो यह शरीर यात्रा बोध के लिए अर्पित है। ऐसा हम अपने में निर्णय लिया। इसके लिए एक व्यक्ति और तैयार हो गई, वह है मेरी धर्म पत्नी। हम अमरकंटक को एक ऐसी स्थली, प्राण स्थली, नर्मदा जी का उद्गम स्थली है, ये सब सुनते ही थे। उस पावन विचार के आधार पर क्यों ना वहीं आकर ये अंतिम प्रयत्न किया जाए। ऐसा सोचकर हम अमरकंटक आ गए। यहाँ आकर हम आगम तंत्रोपासना विधि से साधना करने लगे। इस विधि में समाधि का एक तरीका बताया गया है, जिसमें सारे देवी देवताओं को अपने ही शरीर के हर भाग में देखने की बात है, अपने ही कल्पना से देखने की बात है, उनकी पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी कल्पना करते हैं, ये देवता हैं। वो देवता हैं। इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। इसके मूल में यह सूत्र दिया है, देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात तुम स्वयं देव रूप होकर देवताओं की आराधना करो। ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ उसी प्रकार से ईमानदारी से करने के लिए
हम तत्पर हुए। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से के सानिध्य से मुक्त हो गए। मैं हूं इसका बोध था। हमारे पास और कोई विचार नहीं था। जी भैया। जी, अभी जो समाधि की स्टेट है उसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पैराग्राफ में भी है, पर एक बार रोक लेते, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। देन वी विल फिनिश समाधि का कम से कम पार्ट बिफोर वी क्लोज टुडे। जी, तो अभी ये बात रही जो बाबा जी ने फिर वेदांत का अध्ययन शुरू किया। उसके बाद उनको जब लगा कि अभी भी उनको स्पष्ट नहीं था, कुछ क्वेश्चंस उनके आए थे कि बंधन और मोक्ष क्या है इसको लेके, और इसी प्रश्न को हम बार बार हम वांग्मय में, लिटरेचर में भी देखते रहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग, कि बंधन किसको कह रहे हैं, मोक्ष किसको कह रहे हैं। और उसके बाद जो एक फिर लगा कि वो वितंडावादी, मतलब जैसे ना रूड हो गए, उनको लगा कि वो जबरदस्ती का जो वाद विवाद करता है और सवाल को ऐसे पूछता है जब उसको समझना नहीं है, उनको ऐसा लगा कि उनकी छवि ऐसी बन गई। एट द सेम टाइम वो जब ये उनको ये भी कहा गया कि तुम क्योंकि हमसे समझ नहीं रहे हो तो तुमको समाधि में सारे उत्तर मिलेंगे। तो समाधि बिकेम एक उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव बन गया। उसका पूरा परंपरा में उसकी प्रक्रिया दी है, उसका पूरा एक स्वरूप है कैसे उसको करते हैं। और एक और हुआ कि जब इंडिपेंडेंस, उसी के दौरान 44-46 के बाद में फिर जब इंडिपेंडेंस आया तो तब लगा कि जो संविधान आएगा उसमें देखेंगे कि मानव का आचरण या सही चरित्र क्या है, इसका वो एक उनमें एक अपेक्षा थी उसको देखने के लिए कि उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो दो हम देख सकते हैं कि 2-3 बड़ी घटनाएं हुई। एक ही जो इस परंपरा में थे, बाबा जी को लगा कि वो लोगों से समझना चाहते थे, समझ नहीं पा रहे थे। ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया पर उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिला, और उनको लगा कि संविधान से भी कुछ अपेक्षाएं थी जिससे एक व्हाट इज ह्यूमन कंडक्ट, एक सही चरित्र क्या है, मानव का चरित्र क्या है, और सही मानव का मूल्यांकन कैसे होगा, उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उसके कुछ पैरामीटर्स आएंगे। ये तीनों जब चीजें उनके साथ नहीं हुई तो तब समाधि का प्रस्ताव आ ही रहा था, प्रपोजल आ ही रहा था। अमरकंटक का प्रपोजल था। उनके गुरु थे चंद्रशेखर भारती जी, जो शंकराचार्य, जो एक पीठ के शंकराचार्य थे, तो उन्होंने उनको अमरकंटक सजेस्ट किया। एंड देन इन 1950 बाबा जी प्रोसीडेड विद हिज वाइफ, माता जी के साथ वो अमरकंटक आए, और तब उन्होंने फिर एक प्रक्रिया शुरू की समाधि की, जो परंपरा में जिसको उन्होंने लिखा है कि आगम तंत्रोपासना विधि है। उसका कुछ एक्सप्लेनेशन बाबा जी ने यहाँ दिया है। ही स्टार्टेड इट ऑफ एंड देन ही रीच्ड द स्टेज जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया, समाधि की स्टेट को। तो उन्होंने बस उसको भी डिस्क्राइब करना शुरू ही किया है, और फिर हम उसको आगे देखेंगे। जहाँ हमने अभी बस पहले देखा कि मैं हूँ, ये उन्होंने अपने अंदर एक स्टेट देखा और मेरे अंदर कोई विचार नहीं है। तो समाधि की स्टेट की चर्चा हम थोड़ा अभी नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ में कर सकते हैं। अभी तक कुछ बिंदु है, कुछ है, तो प्लीज जस्ट शेयर एनी क्वेरी और एनी क्लैरिफिकेशन, किसी को कुछ है तो। अंकित भाई, मेरे पास एक क्वेरी है। जैसे बता रहे हैं हम कि 1946-47 तो उस समय के जो समकालीन बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, जैसे कि अरविंद घोष एंड ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिलोसोफर्स, तो कहीं पर हमको कुछ ऐसा मतलब आपस में इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ, कहीं पे कोई गोष्ठी या कोई इस तरह की बात हुई, या ये फिलॉसफी जो है उन्होंने अपने आप जो है ही समझा इसको? तो ये जो मध्य दर्शन है वो तो इसको हम अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान मीन्स इट्स द ओरिजिनल फाउंडिंग बाय बाबा जी। सो आई डोंट थिंक इट इज अ पुट टुगेदर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फिलोसफीज। ये उनका ये जो समाधि के बाद जो संयम की प्रक्रिया थी, जो आगे आएगा उसमें, तो उनको नॉलेज कैसे हुआ वो भी उसको शेयर करते हैं। तो सेकेंडली उन्होंने उस वक्त के कई सारे बुद्धिजीवियों का, या जो उनको काफी उस वक्त जो अच्छे प्रख्यात व्यक्ति थे, उनसे बाबा जी मिले। उनकी हम चर्चा कभी बाद में कर सकते हैं। वो गांधी जी से भी मिले, मेरे ख्याल से औरबिंदो से भी मिले, और कुछ और लोगों से भी मिले, रमन महर्षि से भी मिले वो। तो लोगों से उनका मिलना तो रहा था। ही केप्ट मीटिंग पीपल, ही हैड सम क्वेश्चंस, ही स्पोक टू देम। कुछ चर्चाएं संवाद में आती हैं, कुछ इस किताब में भी आती हैं, उसकी हम तब कर सकते हैं उसमें धीरे धीरे एज वी गोइंग। उसमें से कुछ अकाउंट्स तो बस वर्बल ही हैं। वर्बल अकाउंट्स में क्या होता है कि वी नॉट श्योर कि तब क्या क्या बातचीत हुई, क्या हुआ। पर जो दर्शन, मध्य दर्शन है, वो चर्चाओं से नहीं निकला। चर्चाओं से उनके क्वेश्चंस निकले जो आंसर नहीं हुए, जिससे वो पुश हुए
कि ज्ञान की तलाश उनको खुद करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? समाधि का प्रस्ताव आया, समाधि किया, और अभी हम देखेंगे समाधि जो परंपरा में प्रस्तावित थी उस स्थिति को पाने के बाद भी उनको लगा कि उनको ज्ञान नहीं हुआ, जिसका अभी वो लेख अभी हम करेंगे। उसके बाद उन्होंने फिर संयम किया। थैंक यू। ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, जब जी भैया। माता जी के साथ गए थे अमरकंटक, तो क्या उनको भी समाधि प्राप्त हुई थी या उन्होंने प्रयास किया था उस चीज का? तो ये बाबा जी कहते हैं कि उन्होंने माता जी को कहा था कि मैं जा रहा हूँ, तो इट साउंडेड लाइक वो कह रहे हैं कि आप यहीं रुकिए, मैं जा रहा हूँ। तो शी सेड कि मैं भी आऊंगी। तो देन दे बोथ वेंट टुगेदर। बाबा जी ऑल्सो वाज एन had also established some, मतलब उनकी और भी यात्राएं आगे जाके आते हैं। फिर दिव्य पथ करके एक और किताब है, उसमें उनकी जीवनी और अच्छे से लिखी हुई है, तो उसमें भी कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं। तो बट व्हेन दे वेंट देयर, माता जी सेड कि आप ध्यान कीजिए, आई विल इंश्योर कि आपका ध्यान चलता रहे। तो जो फैमिली को तो राइट देन शी सेड कि मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ कि आपके ध्यान में बाधा हो, मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि उसमें एक फैमिली का एक सपोर्ट रहे। और उनके अमरकंटक में बच्चे भी हुए। शी प्लेड अ रोल, शी केप्ट द फैमिली टुगेदर। दिव्य पथ में जब देखेंगे और में देखेंगे तो बाबा जी फील्स कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा इन इंश्योरिंग हिज साधना इज इन प्लेस। जी गुलीन भी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी गुलीन जी। शायद ये सवाल था जहाँ पर ये लाइन है, उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील बुजुर्ग थे, विचारशील थे और उनकी बात को सुनते रहे। उनमें भी व्यक्ति रेख आई सफलता के दिन तक, उसमें भी हम पीड़ित हुए। इसका मतलब मीनिंग क्या है? पार्टीशन के बारे में क्या बात हुई? मतलब पीड़ित हुए मतलब, या फिर वो जिस तरीके से लिखा गया है संविधान, उन विचारों के बारे में बात है। तो दी व्हाट्स द क्वेश्चन? ये जो है उसमें भी बहुत बड़े जी, अच्छा, उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील थे बुजुर्ग। अच्छा, सन 1947 की बात है, जैसे कि हम लोग आशा करते थे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील थे, बुजुर्ग थे, विचारशील थे, उनकी बातों को सुनते रहे और उनमें भी व्यतिरेक आई सफलता के दिन तक, उनसे भी हम पीड़ित हुए। अच्छा, व्यतिरेक तो मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस होता है, आई थिंक सो। तो आई थिंक ही इज जस्ट सेइंग कि जो कामना थी कि जो देश जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, द शिफ्टिंग ऑफ पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ इंडियंस। तो आई थिंक वही कह रहे हैं कि तब भी जो चिंतनशील जो रिस्पेक्टेड पीपल थे, जो स्टेट्समैन थे, जो फिलोसफर्स थे, जो लीडर्स थे, उनकी जो बातचीत को भी सुनते रहे। पर आई थिंक कह रहे हैं कि उनकी बातचीत से भी जो उनको एक्सपेक्टेशन थी वो उनको नहीं मिली उनकी बातचीत से। सो दैट्स व्हाई ही वाज, वो पीड़ित हुए। और किस बात की थी कि हमारा एक संविधान बनेगा और उससे उस बातचीत हुई कि देश आज़ाद होगा, और फिर मतलब जो स्वतंत्रता की बात हुई, और फिर उसके बाद जो सही मानव के मूल्यांकन की हुई। आई थिंक मे बी इज ऑल्सो रेफरिंग टू कि उस दौरान उनको लगा कि लोग सब अपनी बात रखते थे, पर शायद लोगों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन था, या उनकी बात बहुत क्लियर नहीं थी, या उनको लिमिटिंग लगी। आई थिंक इट मे बी इज मीनिंग दैट व्यतिरेक मीन्स कॉन्ट्रास्ट, भेद होना। हाँ जी, अंतर होना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है भैया। एक बार ये न्यास क्रिया को एक बार थोड़ा सा समझाएंगे जी? न्यास को मैं उतना ही समझा सकता हूँ जहाँ पे लिखा हो, जितना लिखा हुआ है, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिस इन ट्रेडिशन। तो यहाँ पे तो बाबा जी ने जैसे लिखा है इसको, आगम तंत्रोपासना के अंदर एक प्रैक्टिस है जिसमें अपने शरीर की, हाँ, अपनी शरीर के हर अंग में एक इमेजिनेशन में हम हर अंग में एक देवी देवता को बिठाते हैं, और उसको हम कल्पनाशीलता में दोहराते रहते हैं टिल इट लुक्स सेट, टिल इट फिक्सेस इटसेल्फ। तो वही है कि सारी देवी देवताओं को अपने शरीर के हर भाग में देखने की बात है, इसको कल्पना से देखने की बात है, और उनकी पूजा पाठ करने की बात है। और ऐसे ही अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो भी कुछ कल्पना करते हैं, ये देवता हैं, वो देवता, इस क्रिया का नाम दिया न्यास। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट जो आराधना होती है, उपासना के जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें उनके गुण होते हैं, उनका गुणगान होता है, उनके क्वालिटीज का, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का, फिर उनको अपने आप को उनसे तदाकार करना होता है, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उनको इमेजिन करना होता है। तो इट्स प्रैक्टिस ऑफ माइंड को देवी देवताओं के साथ तदाकार करने का, धारणा कर लेना, मतलब हाँ, धारणा को हम लोग आगे
जी जी। और धारणा को हम यहाँ भी रीडिफाइन किया है दर्शन में, तो उस पर जब आएंगे तो जितना यहाँ दिया मैं भी उतना ही उससे फेमिलियर हूँ, इस ट्रेडिशन प्रैक्टिस से, न्यास से। जी भाई। जी, और कोई बिंदु यहाँ पे? ठीक है, तो ऐसे करते हैं 5 के पैराग्राफ तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें समाधि का थोड़ा बात पूरा हो जाता है। हमारे पास 15 मिनट है, तो ट्राई करते हैं 5-7 मिनट पढ़ के फिर लास्ट में आज शायद 1 या 2 किसी का फीडबैक ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संजीव भाई आपको, शिल्पा जी संजीव का भैया एड्रेस है तो आपको शिल्पा जी, नहीं मेरे को लग रहा है ठीक है, चलते हैं। शिल्पा जी अगला पैराग्राफ पढ़ेंगी? जी, हमको कोई चीज पाना है इसका कोई विचार नहीं था। हमारे पास कोई चीज है यह भी विचार नहीं था। हमको कुछ करना है यह भी विचार नहीं था। एक नई बात, छोटी सी बात, यह घटना हुई। इस घटना होने के कुछ घंटों तक यह स्थिति रही। उसके बाद जैसा ही हमें शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ, तब हमको पता चला कि इन तीनों का हमें बोध नहीं रहा था। हमारे पास विचार ही नहीं था, ऐसा मुझ में विश्वास हुआ। ये होने के बाद मैं सोचने लगा कि मुझे समाधि की स्थिति आ गई। उस समाधि की स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा और प्रतीक्षा करता रहा हमारे प्रश्नों का उत्तर अब मिलेगा, अब मिलेगा। किंतु वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। यह दूसरा विफलता आई। अब क्या करें? वेदांत को समझने से उत्तर नहीं मिला, समाधि के बाद उत्तर नहीं मिला। हमारे परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान हैं वो भी कुछ बात नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। अब कहाँ जाएं? अब किसी पर आरोप लगाने की जगह ही नहीं रहा। इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे। एक दिन ऐसा लगा कि हम वाकई में समाधि की बात सुना था। हमको यह विश्वास भी हो गया कि समाधि हो गया, किंतु समाधि यही है। इसको हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे? इसको हम सुदृढ़ कैसे माने? प्रमाण क्या माने? इसमें बताने की बात कोई चीज ही नहीं है, तो हम प्रमाण कैसे प्रस्तुत करेंगे? यह जिज्ञासा गहराया तो हमको समाधि हुआ कि नहीं, इसको आजमाने के लिए हमने संयम नाम की एक क्रिया किया। यह भी सलाह पूर्वजों से मिली थी। ये पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है। उसमें लिखा है, धारणा ध्यान समाधि त्रयमेव तत्र तत्वाता संयमाः। उसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़कर देख सकता है। जो संयम के बारे में कुछ भी लिखा है हमको स्वीकार नहीं हुआ। हम अपने ढंग से हम समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया। उस तरीके से हम संयम किया। संयम करने के फलस्वरूप जो जरा जरा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू हुआ। देखने का मतलब समझना है। आगे पढ़ो। हाँ दीदी, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं जी। परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रक्रिया से गुजरी, उसको हम क्रमवत देखा है, विधिवत देखा है, उसको आपको बोध करा देते हैं। ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणु के कतार में एक जीवन परमाणु को देखा। वो जीवन परमाणु मुझ में, आप में, आज पैदा हुए आदमी में, शरीर छोड़ा हुआ स्थिति में, ये सब समान रहते हैं। ये बोध हुआ शरीर छोड़कर भी जीवन रहता है और शरीर के साथ भी रहता है। शरीर के साथ क्यों रहता है उसमें पूछा जाए तो आगे प्रसंगवश मैं बताऊंगा। इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका। यह जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है? इसका उत्तर ये मिला, जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। ये 3 स्थितियां हैं। इसमें से जो पहली स्थिति है
जीना चाहते हैं वह जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही वो सुखी होना चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं, यह मानव कोटि में ही पूरा हो सकता है और कहीं होता नहीं। इसको मैंने भली प्रकार से देखा है। ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझे मिली। उसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा, समाधान सहित व्यवस्था में जीना, यह भी देख लिया। आगे पढ़ूं? You can stop here, दीदी। Okay. क्विक समरी, जहाँ पे हमने लास्ट तक पढ़ा वहाँ पे बाबा जी ने कहा कि उन्होंने संयम की प्रक्रिया करी और समाधि की प्रक्रिया करी, और समाधि में एक समय आया जब उनको लगा कि जो समाधि की स्थिति है वो उनको हो गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि मैं हूँ और मेरे पास कोई विचार नहीं था, मुझे कोई चीज पाना है इसका विचार नहीं था, हमारे पास कोई चीज है इसका विचार नहीं था, कुछ करना है कुछ नहीं करना इसका भी विचार नहीं था। सो मतलब कोई उस वक्त कहते हैं कोई इच्छा, कोई विचार, कोई आशा, ये कहते हैं कि उस वक्त ये उनको नहीं दिखा। और जब वो इस स्थिति में समाधि की स्थिति से वापस आते थे तब वो मतलब उनको लगता था कि समय का बोध, शरीर का बोध, the realization that I have a body, टाइम, माइंड, ये सब वापस आता था। नहीं तो इट वुड बी अ स्टेट ऑफ जब उनको कोई इच्छा, विचार, आशा, कोई एनालिसिस, कोई थॉट, कोई डिजायर उस वक्त उनको नहीं दिखती थी। तो ही फील्स कि समाधि का स्टेट जो डिस्क्राइब किया गया परंपरा में, उसको तो उन्होंने पा लिया था। एट द सेम टाइम जो उनकी जिज्ञासा थी कि मानव सही में चाहता क्या है, सही, तो उनकी जो क्वेश्चंस थे लाइफ को लेके, बंधन और मोक्ष को लेके जो थे, सत्य और मिथ्या को लेके जो थे, ही फेल्ट वो आंसर नहीं हुए। तो तब उनको लगा कि उनको समाधि से आगे का भी कुछ स्थिति को देखने का प्रयास करना चाहिए। पर ये आया कि जितने भी उनके पास रास्ते थे वो तो क्लोज हो गए थे, बिकॉज उन्होंने खुद अध्ययन किया ग्रंथों का, उनको उसका उत्तर नहीं मिला, बड़ों से समझ नहीं पाए या वो समझा नहीं पाए, और समाधि में उत्तर मिलेगा ये सबने जो आश्वासन दिया है उसको भी उन्होंने कहा आफ्टर ही अटेम्प्टेड इट एंड ही फेल्ट ही रीच समाधि, उनको लगा कि उनको फिर भी उत्तर नहीं मिले, अब क्या किया जाए। सो ये एक बड़ी घटना रही। तो इसके बाद उन्होंने पतंजलि योग सूत्र से एक प्रक्रिया निकाली जिसको कहा संयम, और इनफैक्ट उन्होंने उस प्रक्रिया को उल्टाया, उस प्रक्रिया को उल्टा के उन्होंने किया, बिकॉज उनको ये भी कंफर्म करना था कि उनको समाधि हुई कि नहीं हुई। एंड देन संयम जब उन्होंने किया तो एक समय के बाद ही रीच द स्टेट ऑफ ज्ञान या नॉलेज, जब उनको अस्तित्व पूरा, कहते हैं जरा जरा मुझे सामने दिखा, उसको पूरा आगे एक्सप्लेन करते हैं बाबूजी, पूरा ना आगे का पूरे पेजेस यही है कि हाउ ही सॉ एग्जिस्टेंस, उनको क्या क्या दिखा। दिखा मतलब समझना, देखना मतलब सिर्फ उस वक्त आइज का नहीं है, वो रियलिटी को जब हम समझते हैं तो वो हमारे जीवन की क्रियाओं में भी काफी चल रहा होता है। तो संयम के बाद उनको जो ज्ञान हुआ, फिर ज्ञान का उन्होंने वर्णन करना शुरू किया, और हम देख सकते हैं कि जब ज्ञान की बात आई तो उन्होंने देखा कि जीवन की बात है, जीवन एक परमाणु रूप में है और जीवन जीना चाहता है, जो पेज नंबर 6 में टॉप 3 चीजें हैं, और जीने के साथ साथ वो सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। और ये 3 चीज कैसे होता है, ये समझने से या समझदारी से होता है या ज्ञान से होता है। तो उनको मानव का सुखी होना समझ के होता है, ये क्रम उनको क्लियर हुआ, और समझ अस्तित्व को समझ के, अपने आप को समझ के होता है, उसका उल्लेख उसके आगे है। सो इन अ नटशेल समाधि की स्टेट पे वो आए, ही फेल्ट कि इससे रीच हो गए पर ज्ञान नहीं मिला, तो संयम को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे आगे किया, उसको उल्टाया, उसमें उनको ज्ञान हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर जो एक्सट्रापोलेशन है ज्ञान को जो दिखा वो उन्होंने उसको फिर आगे के पन्नों में रखा है जी। तो एक बार अगर इसमें कुछ बिंदु हैं तो उसको हम चर्चा कर सकते हैं। भैया मेरा इसमें मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे ये लास्ट पॉइंट पे मैं बहुत अटक रही थी बार बार कि फर्स्ट दो तो समझ में आते, जो उन्होंने कहा कि जीना चाहता है और सुखी होना चाहता है, प्रमाणित होना चाहता है, ये क्या प्रमाणित होना चाहता है, वो मतलब इवन आगे बोलने की कोशिश करी पर नहीं समझ में आया। जी, तो प्रमाणित को मैं ऐसे देख सकते हैं कि मैं समझ गया हूँ, इसको मैं कैसे बताऊं कि मैं समझ गया हूँ, तो मैं समझ गया हूँ इसका कुछ प्रमाण, मतलब इसका कुछ मेरे को जब एविडेंस मिलता है कि इसका कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन ऐसे होगा जिससे ये समझ सही है, ये भी मेरे को क्लियर हो जाता है। तो प्रमाणित प्रमाण से भी आता है, उसको एविडेंस या प्रूफ एक लिमिटेड शब्द है,
तो उसको ऐसे देखेंगे कि मैं एक सुख की स्थिति में पहुंच चुका हूँ, इसका प्रमाण ये है कि मैंने बाहर भी सुख को फैला दिया। मैं ज्ञान की स्थिति में पहुंच चुका हूँ, इसका प्रमाण ये है कि बाहर मैं किसी और को ज्ञान की तरफ ले जा चुका हूँ। मेरे अंदर व्यवस्था है, हार्मनी है, क्लैरिटी है, तो वो प्रमाण मतलब उसका इम्पैक्ट बाहर भी किसी और की स्थितियों में या आसपास की व्यवस्था में है। सो दैट इज प्रमाण। सो हम ये देख सकते हैं कि हमको सिर्फ हमारी प्रमाणित करना भी हमारे एक मूल चेष्टा, एक फंडामेंटल डिजायर का पार्ट है। हम सिर्फ अपने में ही सुख नहीं चाहते, हम उसका मैनिफेस्टेशन भी बाहर जाते हैं। तो ये भी एक नेचुरल डिजायर है। तो ये आया कि इसलिए जीवन स्वयं को, जो 6 नंबर पे आपकी पहली लाइन देखेंगे, उसमें ये है कि इस जगह में हम देखा कि शरीर के माध्यम से जीवन, इसको हम एक चैतन्य का ही बोल रहे हैं, कॉन्शियस एंटिटी, जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। तो ये जो डिजायर है कि समाज ठीक हो, ये नेचुरल डिजायर है कि ये डिजायर मुझे अपने अंदर प्लांट करना चाहता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि मेरे अंदर जो स्थिति है वो बाहर भी आ जाए, और मैं जो समझा हूँ वो ठीक समझा हूँ, उसका प्रूफ भी मुझे बाहर दिख जाए, व्यवस्था के लेवल पे, सुख के लेवल पे, समझ के लेवल पे। ये हुआ उसका प्रमाणित होना। इज इट ओके दीदी? तो इसका मतलब हम ये कह रहे, तो प्रमाणित हमेशा बाहर ही होगा। प्रमाणित का मतलब विजिबिलिटी ही है। हाँ, विजिबिलिटी नॉट इन द सेंस ऑफ आईज का देखना, जैसे जैसे हैप्पीनेस का प्रमाण होगा कि आसपास हैप्पीनेस आ गई, हार्मनी का प्रमाण होगा कि आसपास हार्मनी एस्टैब्लिश हो गई, शिक्षक के कंटेंट के समझ का प्रमाण हो गया कि बच्चे को बात वो समझ में आ गई। मेरे समझने का प्रमाण ये हुआ कि मैं आसपास उस समझ को लोगों के अंदर फैला पाया। सो प्रमाण इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट जो मेरे अंदर है, वो मैनिफेस्टेशन बाहर भी होगी। तो उसका एक वेरिफिकेशन का एक लूप भी है और मैनिफेस्टेशन भी है, दोनों का जो एक सर्कल को मिला के हम उसको प्रमाण कह रहे हैं। उसमें वेरिफिकेशन भी होता है कि जो मैं समझाऊं सही समझाऊं, और वो मैनिफेस्टेशन हुआ है और वेरीफाई हो गया। ये दोनों को हम प्रमाण के रूप में देखते हैं। तो इसमें तो सुख की परिभाषा फिर बदल गई ना, क्योंकि बहुत बारी आइडिया मिला तो मैं समझ रही थी कि सुख का मतलब विद इन वन है, फिर तो उसकी परिभाषा ही बदल गई, क्योंकि फिर तो क्योंकि नहीं तो फिर आप प्रमाणित करेंगे तो मतलब वो एक आसपास फैलने वाली भी बात वाले को ही बोल रहे हैं ना, मतलब वो जो 3 लेवल्स की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। तो सुख, तो अगर हम देखेंगे ना कि 2 फंडामेंटल डिजायर्स हम देख सकते हैं। एक है कि स्वयं में व्यवस्था, बीन इन हार्मनी, और व्यवस्था में भागीदारी, हार्मनी आउटसाइड। प्रमाणित हार्मनी आउटसाइड का भाग है, वो एक नेचुरल भाग है। पर क्या है, हमारे अंदर जब हमारे अंदर स्टेट बनी नहीं होती है, और तब अगर हम उसको प्रमाणित करना चाहते हैं, तो फिर हम अपने आप को साबित कर रहे हैं। हम ऐसे स्टेट लोगों को बताना चाह रहे हैं जहां हम पहुंचे नहीं है, जो आजकल हम लोग कर रहे होते हैं। सो देन प्रमाण कैन लुक लाइक समथिंग नेगेटिव, देन इट लुक्स लाइक कि हम बाहर से वेरिफिकेशन चाह रहे हैं। पर जब जो मेरे अंदर होता है वो नेचुरली ही बाहर भी मैनिफेस्ट हो जाता है। प्रमाण इसका मतलब इसको ऐसे देखेंगे तो प्रमाण और क्लियर हमको होगा। यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो जीव परमाणु है वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो शरीर धारण करना चाहता है। यहाँ ये थोड़ा सा अज्ञान क्लियर हुआ है जी। तो जो हम लोग जीवन को, कॉन्शियसनेस एंटिटी को कह रहे हैं, तो मानव को देखेंगे तो एक शरीर है और एक जीवन है। जीवन को हम एक कॉन्शियस एंटिटी कह रहे हैं। तो जीवन को कहा कि इट्स अ जीवन परमाणु, इट्स अ कॉन्शियस एटम। इसको हम आगे जाके और देखेंगे। और पर वो परमाणु जब जीवन बन जाता है तो उसको हम जीवन ही बोलते हैं, फिर हम उसको परमाणु या एटम नहीं बोलते। और जो तो उसको हम आगे आएंगे तो उसकी और बातचीत होगी कि उसको हम कैसे परमाणु देख रहे हैं। शरीर धारण करने से पहले वाले जीव परमाणु की बात हो रही है या शरीर धारण करने के बाद की बात हो रही है? उसको जीव परमाणु नहीं कहेंगे, जीवन परमाणु कहेंगे। जीवन परमाणु, हाँ। तो जीवन परमाणु ही है जो शरीर धारण करता है। उसमें इच्छा जागृत होती है कि मैं शरीर धारण करूं। वो अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है, इसलिए शरीर धारण करता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है। हाँ, प्रमाणित करना चाहता है। और हम इसको और समझेंगे कि प्रमाणित करना, स्थापित करने का मतलब क्या है। इसको हम और आगे भी देखते हुए जाएंगे। जी, आगे भी आएगा सुख को प्रमाणित करने का मतलब क्या है। जी, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। और 4 बज गए आज एक्चुअली। अच्छा, संजीव भाई कैसे करें? शुड वी टेक वन मोर क्वेश्चन भैया? और शुड हाँ भैया, क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो हम अपने आप को दे ही सकते हैं। जी जी जी। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आज, थोड़ी शायद और शायद एक व्यक्ति की शेयरिंग हो जाए, उसके बाद देन कल वी कैन कंटिन्यू दिस डिस्कशन आल्सो। जी, एक और कोई क्वेश्चन?
जीवन एनर्जी है या जीवन परमाणु है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। वे जीवन परमाणु है जिसमें ऊर्जा भी है, जिसमें एनर्जी भी है। अच्छा, ओके, गुड क्योंकि क्वेश्चन। कॉन्शियसनेस और ये सब चीजें थोड़ा एनर्जी की तरफ फील कराती हैं। और अगर हम अपने अंदर देखें भी तो हमें मतलब मानव को अगर मैं देखता हूँ तो शरीर तो हमें दिखता है, और जब ये शरीर मृत शरीर भी समझ में आता है कि क्या शरीर है, और एक जीवित शरीर भी समझ में आ रहा है, और वो जो कॉन्शियस वो एनर्जी जो है वो हमको वो डिफरेंशिएट कर पा रही है। अब ये जो जीवन, यहाँ पे हम बिल्कुल जीवन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये चीज अगर मैं फिजिकल सेंस में देख रहा हूँ, जैसे जीवन परमाणु यहाँ पे बोला गया, तो इसको मैं टेंजिबल तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक जो है जब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो फिर हम एनर्जी वाले रेल्म में जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है कि इसको कैसे समझा जाए। रजत भी आप एनर्जी किसको कह रहे हैं? एनर्जी किसको कह रहा हूँ मैं? एनर्जी काइंड ऑफ waves, I would say, electromagnetic waves. Yeah. Okay, this helps because we यहाँ पे ना हम एनर्जी का हिंदी शब्द ऊर्जा है, so एनर्जी कैसा है इसको हम थोड़ा और elaborate करके कहेंगे, because sometimes we may be using the same word with different meanings. तो है ना, तो so यहाँ पे दो चीज को देखा है। One is एक एक्टिविटी है जो फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज है, और एक एक्टिविटी जो कॉन्शियस एक्टिविटी है। तो फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज में जो एनर्जी दिखती है वो हमको दिखती है एट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स या कुछ। जीवन क्रिया या कॉन्शियस एक्टिविटी में जो हमको एनर्जी दिखती है वो हम देखते हैं कि उसका स्वरूप अलग है। उस एक्टिविटी को हम देखते हैं द लेवल ऑफ डिजायर, थॉट, थिंकिंग एक्सेट्रा। तो वी विल कम टू दैट। तो एक बार उसको वो दोनों का एक सेपरेशन है, यहाँ पे क्लियर आइडेंटिफिकेशन है। तो भी उस पर थोड़ा सा और हम आगे बात करेंगे भैया, विल टॉक। थैंक यू। तो संजीव, मेरा एक प्रस्ताव है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कल वी कैन स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस, और जो जितना हमने पढ़ा है इसके बारे में कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो देव भैया, राहुल भैया, सुनील भैया, आप भी शेयर कीजिए। इन क्वेश्चंस को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। कुछ अगर क्वेश्चंस है तो कल वी कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर। एक बार जितना पढ़ा है इसको पढ़ लें, बहुत चीजें कनेक्टेड हैं, जितना भी आया उसको वो आगे जाके भी और दे विल गेट मोर क्लैरिफाइड। And I can propose that if maybe one person or two people can just quickly share some things जो आज की इंटरेस्ट की रही या फिर कुछ उनके लिए कुछ टेक अवे रहा। संजीव भैया बताइए। हाँ, कोई शेयरिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, और लगे कि टाइम हो गया और वाइंड अप करना चाहते हैं, जैसे पार्टिसिपेंट्स का मानो, कोई एक अपने को अनम्यूट करके कोई शेयर करे तो कर लीजिए, बताएं। मैं करूँ भैया? हाँ बिल्कुल कीजिए महेश भाई। आज का टेक अवे मेरे ख्याल से देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू शेयर। एक तो सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने ह्यूमन कंडक्ट की बात की थी, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट। वो मेरे को हमेशा मिसिंग लगता है। अब तो पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है कि हाँ, मतलब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए यूनिवर्सली, सिर्फ इंडिया में नहीं मगर वो यूनिवर्सली होनी चाहिए, जिसको हम कहें कि अगर जिसको हम कहते हैं जैसे कि 1 किलो बराबर 1 किलो ही होता है। तो शायद अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और अगर दूसरा ह्यूमन बोल रहा हो तो उसका सारांश जो है वो एक ही होना चाहिए। एक मेरे को ये बहुत ही प्रोफाउंड बात लगी उनकी। दूसरा, जो ये परमाणु को एस्टैब्लिश करने की बात हुई है वो और क्लियर की अंकित भैया ने जिस तरीके से बताया है कि वो मतलब जो सुख धर्मी है तो इसका मतलब सुख फैलाना चाहता है या खुशियाँ फैलाना चाहता है। पहले जो था वो यही क्लैरिटी नहीं थी। मेरा भी क्वेश्चन वही था जो रजत भैया ने पूछा था कि जो परमाणु वाला है कि क्योंकि जब हमने संजीव भैया के साथ किया था तो एक यही अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको विच इज़ नॉट इंटेंजिबल, तो जो मतलब साइंस के थ्रू भी हम उस चीज़ को अपने बॉडी के अंदर डिस्कवर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि हम उसको सेल्फली उसको मतलब करें। तो एक वो था, और एक जो उन्होंने जिस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, जितने भी वो थे रिचुअल्स थे और जो कल्चरली जो उनके फाउंडेशंस थे उसको किस तरीके से तोड़ के वो आगे निकले, वो अपने में एक बहुत करेजियस एक्ट था जो कि वो मेरे को लगा कि तो
ये मैं शेयर और करना मैं चाहता था। शायद इसमें ऐड करूंगी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रश्न तो सच में बहुत सारे मन में होते हैं, बट उसके लिए निकल जाना, उसके लिए एक राह ले लेना, मतलब फिर ये होता है कि आप प्रश्नों के साथ जीते हैं, कई बार आप दुनिया में गुम जाते हैं, प्रश्न गुम जाते हैं, फिर कभी कोई इंसिडेंस होता है याद आता है, पर ये जब वो एक ऐसा एक मोमेंट आता है जब आप पूरे घिरे होते हैं उसमें एक राह ले लेना, ये अपने में ही बहुत बहुत ही मतलब अलग और बहुत बड़ी बात है। यही है। ठीक है, संजीव, would like to say some, add something there at the end? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये सेशंस रहते हैं ना, खासतौर पे ये जीवन विद्या एक परिचय, तो मैंने देखा है पहले भी कि मतलब कई साथियों का ना एकदम से बाबा जी की जिंदगी कैसे कटी, वो उसमें जो है ना वो उसको एक्सप्लोर करने का बड़ा मन करता है। तो आई कैन सजेस्ट वन थिंग, एक तो चलते चलते ये जीवन विद्या एक परिचय से हमको काफी क्लियरिटी बनेगी। एक जैसा अंकित भाई ने अभी बीच में हल्का सा मेंशन किया था, मैं स्पेसिफिकली बोलूं, एक और पुस्तक है, पतली सी है, वो भी कुछ ऐसे ही 50, 60, 70 पेज की होगी, उसका नाम है दिव्य पथ। तो वो हमारे ही एक साथी ने, जो आदरणीय नागराज जी के साथ में कुछ साल तक रहे, और आदरणीय नागराज जी की अनुमति से उनकी एक बायोग्राफी लिखी, ठीक है। तो उस बायोग्राफी में उनके परिवार की बैकग्राउंड, उनका बचपन, उनके प्रश्न, उनकी जीवन शैली, इसके ऊपर मतलब और भी कुछ इंसाइट्स मिलती है। तो जिन साथियों की उसमें ज्यादा रुचि हो, पुस्तक को डाउनलोड करके उसको भी एक बार पढ़ सकते हैं, 1 घंटे में पढ़ी भी जाएगी, और कुछ कुछ जो है आगे चलते हुए वैसे भी पता चलेगा। तो मुझे इतना ही ऐड करना था भैया, बाकी वाइंड अप करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहला दिन था, फिर से आदरणीय नागराज जी को याद करते हुए और उनको नमन करते हुए इस शुभारंभ की हम सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। कल फिर मिलेंगे दोपहर को 2:30 बजे। थैंक यू। ओके, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते जी, सभी को नमस्कार, कल मिलते हैं। नमस्ते।